सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। दिनांक 16 नवंबर 2020 से दिनांक 30 नवंबर 2020 के मध्य आपको 3 प्रशिक्षण मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8 और मॉड्यूल 9 को कंप्लीट करना है। मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद हमें निष्ठा के प्रशिक्षण हेतु एक डायरी बनानी होगी जिसमें हम मुख्य बिंदु को लिख सकते हैं। साथियों, ये डायरी हमारी आगामी आकलन परीक्षा में काम आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल 8 सामाजिक अध्ययन का शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जानेंगे जो आगामी आकलन परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, मॉड्यूल 8 सामाजिक अध्ययन का शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण नोट्स हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक बहुत ही होनहार शिक्षक साथी राकेश गुप्ता जी ने तैयार किया है। इसके लिए राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स हमें उपलब्ध कराए। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, आप इन नोट्स की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ इन नोट्स की पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट्स की पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, लेकिन इस पीडीएफ को मैंने पासवर्ड से प्रोटेक्टेड कर दी है। साथियों, क्या होता है, जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं उसके बाद मैं पीडीएफ को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी मेमोरी नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में पीडीएफ डिलीट करनी होती है। इसलिए मैं पीडीएफ को गूगल ड्राइव पर पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके डाल देता हूं, जिससे कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़े उस पासवर्ड की मदद से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। वीडियो के दौरान ही मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा जिससे कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। पर्यावरण अध्ययन को मस्ती में कैसे करके सीखते हैं, यानी आपको मस्ती में सीखना है। बहुत सुंदर इन्होंने चित्र भी बनाए हैं इन नोट्स में। हमें आनंद आता है सहायक सामग्री के साथ हल करके दिखाने में। चलो चलें। पर्यावरण अध्ययन को ये राकेश गुप्ता जी ने बनाई है, काफ़ी सुंदर पेंटिंग इन्होंने बनाई है। इसके साथ साथ पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। प्रश्न नंबर 1 है, मैंने इस मॉड्यूल से क्या सीखा। गतिविधि को पूरा करने के लिए विभिन्न चरण, अध्याय या इकाई डिजाइन के लिए प्रारूप जिसमें पाठ से प्राप्त होने वाले सीखने के प्रतिफल सरलता से प्राप्त कर सकें। कक्षा 1 व 2 में इससे जुड़े मुद्दों को भाषा व गणित के साथ जोड़ दिया गया। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एकीकृत विषय का रूप दिया गया। टॉपिक आधारित न होकर थीम आधारित पाठ्यक्रम विषय के एकीकृत पहलू को समझने में सहायक होता है। और प्रश्न नंबर 2 है, इसको मैं अपने स्कूल में कैसे लागू करूंगा। तो पहला है, गतिविधि को उपरोक्त चरणों के अनुसार कराऊंगा। मॉड्यूल में दिए गए प्रारूप के अनुसार पाठ योजना बनाकर लागू करूंगा। कक्षा 1 व 2 को भाषा व गणित में मॉड्यूल से सीखी बातों के अनुसार अनुसरण करके सिखाऊंगा। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एकीकृत रूप बहुत बेहतरीन लगा। थीम आधारित होने से पाठ योजना थीम के अनुसार बनाकर सिखाऊंगा। ये मुझे लागू करना है। तो आओ जाने खेल खेल में किसने कितना सीखा। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स इन्होंने बनाए हैं और काफ़ी सुंदर नोट्स राकेश गुप्ता जी ने बनाए हैं। आप इनकी पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के दौरान मैं इसका पासवर्ड आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसके उद्देश्य जान लेते हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में महत्व समझने में। इस मॉड्यूल के उद्देश्यों का संबंध पाठ्यचर्या की संकल्पनाओं और मुद्दों के साथ जोड़ने में, पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं और मुद्दों का पता लगाने और कक्षा में उनके संप्रेषण की विभिन्न पद्धतियों के बारे में जानने हेतु, बच्चों के लिए उनके संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट अधिगम अनुभव की योजना और रूपरेखा तैयार करने में, सभी शिक्षार्थियों को शिक्षण अधिगम के आमने सामने और दूरस्थ पद्धति दोनों के सार्थक रूप से जोड़ने के लिए सीखने की परिस्थितियों को व्यवस्थित करने में और पर्यावरण अध्ययन में सीखने के प्रतिफलों के साथ
सीखने की प्रगति का मिलान करने के लिए विभिन्न आकलन कार्य नीतियों का उपयोग करने में। उसके बाद आती है सामग्री की रूपरेखा। क्या क्या इसमें सामग्री दी हुई है? पर्यावरण अध्ययन का परिचय, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, संकल्पना, क्षेत्र और कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या को समझना, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्रीय आयाम और पर्यावरण अध्ययन में सीखने के अनुभवों का नियोजन, सर्जन और आयोजन। उसके बाद आता है पर्यावरण प्रकृति व अवधारणा। एकीकृत पाठ्यक्रम का रूप न केवल पाठ्यक्रम का बोझ को कम करना है, बल्कि बच्चों की आयु क्षमता और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर सीखने में सहायक होता है। एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाए गए रचनात्मक प्रतिमानों के अनुसार बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरण मुद्दों को इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए जिससे वे विभिन्न संसाधनों व जीवों के प्रति असमानताओं, अन्यायों व शोषण जैसी समस्याओं के प्रति सचेत व संवेदनशील हो सकें। सीखने सिखाने के ऐसे अनुभव जो इन मुद्दों के प्रति व्यापक रूप से बच्चों के ज्ञान, विकास, सचेतता व अनुभवों की परिधि के दायरे की सने सने बढ़ाए, जिसमें अपनी वास्तविक जिंदगी में सही मायने में उपयोग कर पाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए विभिन्न शोध भी इस दिशा की ओर इंगित करते हैं कि बच्चों में किताबों को रटने व पाठ्यक्रम को बोझ को बढ़ाने के स्थान पर वास्तविक जीवन के कौशलों का विकास करना बहुत जरूरी है। 21वीं सदी के ये कौशल बच्चों के जीवन में आने वाली विविध समस्याओं को आत्मविश्वास के साथ सुलझाने में सक्षम बना सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी तरफ दिशा निर्देश प्रदान करती है। नेक्स्ट है रचनाएं, स्वरूप व संभावनाएं। कक्षा 3 से 5 में पर्यावरण अध्ययन को मुख्य विषय के रूप में दिया गया है, जबकि कक्षा 1 व 2 में इससे जुड़े मुद्दों को भाषा व गणित के साथ जोड़ दिया। इसका एकीकृत रूप न केवल छोटे बच्चों पर पाठ्यक्रम के बोझ को कम करता है, बल्कि उन्हें परिवेश को समग्र रूप से समझने में भी सहायता करता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाया गया और लागू किया ताकि सत्ता संबंधी मुद्दे और सरोकार इससे पूरी तरह शामिल हो। पाठ्यक्रम का निर्माण व संप्रेषण इस प्रकार हो जिससे कि पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना, पर्यावरण द्वारा सीखना जैसे सिद्धांतों को न केवल बढ़ावा मिले अपितु संपूर्ण पाठ्यक्रम भी पर्यावरण केंद्रित हो सके। पर्यावरण अध्ययन में पारस्परिक विषयों की सीमाओं में न बंधकर संपूर्ण परिवेश को समग्र रूप से समझने में सहायता करता है, जो कि उन सामान्य धारणाओं के विपरीत है जिसके अनुसार एकीकरण प्रक्रिया विषय संबंधी उद्देश्यों की महत्ता को कम कर देती है। एनसीएफ 2005 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत विषय का रूप दिया गया, जिससे खंडित रूप में पाठ्यक्रम बनाने की प्रक्रिया से भिन्न पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की रचना की गई। पर्यावरण अध्ययन अधिगम का उद्देश्य बच्चों के ज्ञान कौशलों और स्वभाव को विकसित करना है, जिससे वे जिम्मेदार व संवेदनशील नागरिक बन सके और तथा साथ ही वे अपने परिवेश के प्रति न केवल सजग रहें अपितु समानता, न्याय, मानवता और आत्मविश्वास जैसे मुद्दों के प्रति सही मंच पर आवाज बुलंद कर सकें। एनसीईआरटी के प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल के माध्यम से पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों को स्पष्ट किया गया है। बच्चों को उनकी आयु के अनुसार सीखने के अनुभव प्रदान करते हुए सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया जाए। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन पाठ्यक्रम के संबंध, जो कि टॉपिक आधारित न होकर थीम आधारित है, क्योंकि बच्चे समग्र रूप से बेहतर समझते हैं और थीम आधारित पाठ्यक्रम विषय के एकीकृत पहलुओं को समझने में सहायक होता है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण थीम को ध्यान में रखकर किया गया है। बच्चों में कल्पनाशीलता और सृजनशीलता को बल देते हुए उनके पूर्व ज्ञान को नवाचारों से जोड़ने के सुअवसर देते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में यह जरूरी है कि पाठ्य पुस्तकें ही एकमात्र संसाधन न हो, अन्य संसाधन जैसे विभिन्न वस्तुएं, स्थान, व्यक्ति आदि का भरपूर उपयोग भी करना चाहिए। पाठ्यचर्या, अपेक्षाएं और सीखने के प्रतिफल। रचनावादी प्रतिमान में आयु उपयुक्त सीखने के संदर्भ में उपलब्ध कराकर जागरूक प्रयासों के साथ सीखने की प्रक्रिया पर अधिक जोर देना महत्वपूर्ण है। इसलिए सीखने के प्रतिफलों के बगल में दी गई शिक्षा शास्त्रीय प्रतिक्रियाएं बच्चों को तय किए गए सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने में मदद के लिए
बाल केंद्रित कार्यनीतियों का उपयोग करके सीखने की कार्यनीतियों की दिशा देने में मदद करेगी। इस संबंध में एनसीईआरटी ने प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल नामक दस्तावेज में पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों को पूरी तरह स्पष्ट किया है। पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं संपूर्ण स्तर के लिए होती हैं, जबकि सीखने के प्रतिफलों को कक्षावार दिया जाता है। तो साथियों, आपके ये नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सुंदर नोट्स बनाए हैं। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ का पासवर्ड मैं आपको बता देता हूं। इसकी पीडीएफ का पासवर्ड होगा मॉड्यूल 8, सब स्मॉल लेटर में लिखना है आपको, MODULE मॉड्यूल 8। उसके बाद @ का साइन लगाएंगे, @ और उसके बाद पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस से मैंने वर्ड लिया है PSS, तीनों आपके स्मॉल लेटर्स में है, यानी मॉड्यूल 8 @PSS इसका पासवर्ड होगा। इस पासवर्ड की मदद से आप लिंक पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन सीखने के प्रतिफल। सबसे पहले परिचय। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को सिर्फ उनके परिवेश से ही परिचित नहीं कराता, बल्कि उनके तथा परिवेश के आपसी संबंध को मजबूत बनाता है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बच्चों के संदर्भ में उपयुक्त बाल केंद्रित वातावरण तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चे को सीधे जानकारी या परिभाषा देने के स्थान पर ऐसी स्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने ज्ञान का सर्जन कर सकें। वास्तविक संसार से उनका परिचय उन्हें विभिन्न सामाजिक मुद्दों से जूझने के अवसर देगा। संसाधन सामग्री के अतिरिक्त कक्षा का वातावरण व प्रक्रियाएं समावेशी हों। इससे आशय यह है कि बच्चों की विविधताएं, उनकी क्षमताओं, संज्ञानात्मक विकास, सीखने की गति, तरीके आदि को प्रोत्साहन करना। बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके अनुभवों को प्राथमिकता देते हुए उसे विद्यालय ज्ञान से जोड़ना। सीखने की स्थितियों, विभिन्न तरीकों, कार्यनीतियों, संसाधनों से जोड़कर प्रत्येक सीखने वाले के अवलोकन करने, चर्चा करने, प्रश्न करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने, अपनी ओर से कुछ जोड़ने, विश्लेषण के अनुसार शामिल हो, जिससे एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जा सके। बच्चे के सीखने की आवश्यकताओं और सीखने के तरीकों की जानकारी शिक्षकों एवं वयस्कों के लिए जरूरी है, जिससे वे बच्चों की वर्तमान विचारों को खोजते समझते हुए उनके ज्ञान कौशलों, मूल्यों, रुचियों व मनोवृत्तियों का विकास कर सकेंगे। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं, क्या क्या अपेक्षाएं होंगे? परिवार, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, भोजन, जल एवं आवास जैसे रोज के जीवन से जुड़े विभिन्न थीम के वास्तविक अनुभव द्वारा अपने आसपास के परिवेश के प्रति जागरूक हो। नंबर 2, अपने आसपास के परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा एवं रचनात्मकता का पोषण। नंबर 3, आसपास के परिवेश से विभिन्न प्रक्रियाओं, कौशलों जैसे अवलोकन, परिचर्चा, स्पष्टीकरण, प्रयोग, तार्किकता विकसित करना। नंबर 4, आसपास के परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास। कक्षा 3, 4 व 5 की पर्यावरण अध्ययन की सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और उनके सीखने के प्रतिफल दिए हैं, जो इन तरीकों को अपनाकर प्राप्त करना है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या को समझना। बच्चों को पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं और कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में मदद के लिए पाठ्यचर्या सामग्री को उनके आसपास बुना जाना चाहिए और किसी भी कक्षा में संप्रेषण या सीखने का कोई अनुभव प्रदान करने के दौरान शिक्षा शास्त्रीय पहलुओं में इसका भी ध्यान रखना चाहिए। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम 6 सामान्य थीम के साथ आसपास बुना गया है। परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, जल यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं, करते हैं, जो बच्चों के जीवन और आसपास के परिवेश से घनिष्ठ संबंध को प्रतिबिंबित करती हैं। क्या क्या है थीम? इधर संकल्पनाएं, मुद्दे और साराकार। सबसे पहली थीम है आपकी जल। कक्षा 3 में जल के स्थानीय स्रोत, जल का उपयोग पशुओं के लिए, जल घर में उपयोग की मात्रा, अमानक मात्रकों में आयतन का मापन, जल की कमी, अपव्यय और पुनर्चक्र। ये तो कक्षा 3 में है। कक्षा 4 में नदी और समुद्र का जल, जल प्रदूषण से होने वाली सामान्य बीमारियां, जल का शुद्धिकरण, जलाशयों की सुरक्षा, जल की उपलब्धता और वितरण, वाष्पीकरण और संघनन की मूल प्रक्रियाएं। और कक्षा 5 में विभिन्न फसलों के लिए जल की मात्रा, तरल पदार्थों के बारे में मूल संकल्पनाएं,
घुलनशीलता, रुका हुआ बहता हुआ पानी, ये सब आपकी कक्षा 5 में है। थीम उपमहाद्वीप, उपथीम और संकल्पनाओं की पहचान। थीम आपका जल है, सबसे पहले प्रश्न, फिर संकल्पनाएं, फिर सुझाए गए संसाधन और सुझाई गई गतिविधियां। प्रश्नों द्वारा पूर्व ज्ञान को जानना और थीम से अटैच करना। उसके बाद उसकी स्वतंत्र संकल्पनाएं जानना। उसके बाद सुझाए गए संसाधन का उपयोग करते हुए थीम के बारे में अपने विचारों से विस्तार पूर्वक चर्चा करना। बच्चे अपने परिवेश में उपलब्ध और सुझाए गए संसाधनों का उपयोग करते हुए गतिविधि द्वारा प्रस्तुतिकरण करना, जिससे थीम के बारे में स्पष्ट समझ बन सके। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम की कार्यनीतियां और संसाधन। हम जानते हैं सीखना एक सीधी आदान प्रदान प्रक्रिया नहीं है, परंतु बच्चों को उनके वर्तमान संदर्भ में चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के कारण बच्चे अपनी सामाजिक दुनिया में विभिन्न प्रकार के बोध के साथ बड़े होते हैं। अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अपने ज्ञान, आधार और अनुभवों को लेकर आते हैं। सही कार्यनीति और संसाधन का चुनाव सक्रिय रूप से भाग लेने वाले बच्चों को सीखने के प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराता है, उनकी जिज्ञासा को जगाता है और कल्पना को बढ़ाता है, ताकि उन्हें उपलब्ध कराए गए अवसरों का उपयोग करके वे विद्यमान विचारों को नए विचारों से जोड़ने में सक्षम हो सकें। बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। शिक्षकों को किसी भी उत्तर को सही या गलत के रूप में लेबल किए बिना आवश्यक प्रक्रिया कौशलों जैसे अवलोकन करना, चर्चा करना, व्यक्त करना, व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, संप्रेषण करना, प्रयोग करना, अनुमान लगाना, विभिन्न अनुभवों और उपलब्ध कराकर सीखने की प्रक्रिया सार्थक बनाने की जरूरत होती है। शिक्षकों की उपरोक्त मदद के साथ विकल्पों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, पहचान की थीम, संकल्पनाओं, मुद्दों आदि के लिए संसाधनों और कार्यनीतियों का विवेक से चयन करने में मदद करेगी। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम के लिए कार्यनीतियां। सबसे पहले है परियोजनाएं। परियोजनाएं सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन होती हैं, जिन्हें विद्यार्थी अकेले या समूह में करते हैं और इन पर स्कूल में या घर पर काम कर सकते हैं। परियोजना विषयवार या पाठवार हो सकती है, परंतु शिक्षक को परियोजना की योजना और रूपरेखा तैयार करने में बच्चों को शामिल करना। उसके बाद आती है परिचर्चा। समूह व्यवस्थाओं में सामाजिक आदान प्रदान के माध्यम से सीखने में मदद कराती है। ज्ञान का सार्थक सर्जन तब होता है जब विचार और अनुभव दूसरों के द्वारा परिचर्चाओं के माध्यम से साझा किए जाते हैं। भूख लगने पर आपको कैसा लगता है, क्या होगा यदि 2 दिन तक पानी न मिले, जैसे प्रश्नों का उपयोग करके शिक्षक द्वारा परिचर्चा को सुसाध्य किया जा सकता है, जहां प्रत्येक बच्चा अपना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है और प्रत्येक उत्तर बिना किसी को अपमानित किए स्वीकार किया जाएगा। नंबर सी, प्रयोग और अन्वेषण। प्रयोग और अन्वेषण करना बच्चों को खोजबीन करने, विश्लेषण करने, निरीक्षण करने, सर्जन करने, परिचर्चा करने, विवेचनात्मक रूप से सोचने, वर्गीकरण करने, कारण पता लगाने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुस्तक की गतिविधियों को बच्चे स्वयं कर सकते हैं और अपने अवलोकन से सीख सकते हैं। कई बार बच्चे अपेक्षा से आगे निकल जाते हैं। बहुत रोचक जानकारी सामने आती हैं जो आगे अन्वेषण की संभावनाएं पैदा करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्वेक्षण और साक्षात्कार। सर्वेक्षण बच्चों को सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए जानकारी प्रदान करने, एकत्रित करने और उपयोग करने में मदद करता है। लोगों के साथ बातचीत और उनका साक्षात्कार करना संचार कौशलों को बढ़ाने, प्रश्नों को तैयार करने और सवाल पूछने, प्रतिक्रियाओं को लिखने, विवरण तैयार करने आदि के कौशल विकसित करने में मदद करता है। उदाहरण, पानी की बर्बादी और संरक्षण का पता लगाने के लिए स्कूल और पड़ोस का एक सर्वेक्षण। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अनुभव साझा करना। यह बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षक ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर सकता है जिसमें प्रत्येक बच्चा बिना किसी भय के विचार साझा कर सके। अभिव्यक्ति लिखित, मौखिक, चित्र बनाकर या अन्य रूप में हो सकती हैं। उदाहरण, आपको घरों में पानी कैसे मिलता है, पानी के उपयोग साझा करने के प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है भूमिका निर्वहन। बच्चों को व्यवहारिक और प्रस्तुतिकरण देने वाली गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है। रंगमंच बच्चों कुछ वास्तविक और काल्पनिक चरित्रों पर अभिनय करने में मदद करता है, जो न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि पात्रों, मूल्यों, दृष्टिकोण और भूमिकाओं से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में भी मदद करता है। कुछ भूमिकाएं बेहतर अधिगम और संदर्भों को आत्मसात करने में मदद करता है।
जो उन्हें विभिन्न तरीकों से विषय वस्तु जानने समझने में मदद करती है। भूमिका निभाने के लिए कई प्रकार की स्थितियां बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण हमेशा आनंद और मस्ती की गतिविधियों के रूप में माना जाता है, लेकिन जब तक हम इसका व्यवस्थित उपयोग बच्चों को अवधारणाएं सिखाने और सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नहीं करेंगे, तब तक क्षेत्र भ्रमण ईवीएस पाठ्यक्रम के किसी उद्देश्य को पूरा करने में सहायक नहीं होगा। अब आता है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम के लिए सीखने के संसाधन। बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, इसलिए सीखने के विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके उन्हें सीखने के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। बच्चों को वास्तविक जीवन की छानबीन करने और उससे जुड़ने के अवसर देते हैं का उपयोग करना। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्ध सुविधाजनक सीखने के संसाधनों की पहचान करना है जो बच्चों की जरूरतों और संदर्भों के लिए उपयुक्त है। कोविड महामारी के दौरान कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में स्कूल बंद हैं और बच्चे घर पर हैं। बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए मज़ेदार रोचक तरीकों से शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरणों और सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। यदि मोबाइल इंटरनेट उपलब्ध नहीं है या सोशल मीडिया टूल्स का उपयोग करना संभव नहीं है तो उनकी वर्कशीट बनाकर सिखाया जा सकता है। नंबर 1, प्रयोगों को डिजाइन करते समय यह संसाधन घर पर या आसपास आसानी से उपलब्ध हो, बच्चे घर के बड़ों की देखरेख में यह कर सकें। दूसरा, बच्चों की मदद के लिए माता पिता को सूचना देना। क्रियाकलाप कैसे करें, क्रियाकलाप के दौरान किस प्रकार के प्रश्न पूछना और क्या अवलोकन करना। नंबर 3, घर पर बच्चों के बीच बड़ों के साथ सोशल मीडिया टूल्स का उपयोग करके चर्चाएं करना। नंबर 4, बाद की कार्यवाही माता पिता का फीडबैक देना। बच्चों को लिखित कार्यचित्र, अभिनय आदि को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया कुछ माध्यमों से साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 5, संसाधनों और कार्यकारिणी के बारे में विस्तृत विचारों के लिए विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, काफ़ी सुंदर नोट्स बनाए हैं गुप्ता जी ने, तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं। इसकी पीडीएफ का पासवर्ड होगा मॉड्यूल 8, MODULE मॉड्यूल 8। सब आपका सब स्मॉल लेटर में है। @ का साइन लगाएंगे और उसके बाद पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस से हमने लिया है वर्ड PSS, तो इसका पासवर्ड होगा मॉड्यूल 8 MODULE मॉड्यूल 8 @PSS। इस पासवर्ड को डालकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पर्यावरण अध्ययन से सीखने के अनुभवों का नियोजन और सर्जन कैसे करें। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं, शिक्षा आयामों और सीखने के परिणामों के बीच एक कड़ी स्थापित करने के लिए एक थीम जल को लें। पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों के जीने के लिए पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पर्यावरण संकल्पनाओं और मुद्दों को समग्र रूप से समझने में मदद कर सकता है। जल से संबंधित कुछ संकल्पनाएं और मुद्दे हैं। जब जल एक थीम के रूप में है जिनका उपयोग एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य गढ़ने के लिए किया जा सकता है। पहला आता है आपका जल उपलब्धता, पद्धति और विवरण। जल के स्रोतों के बारे में बच्चे की समझ है क्योंकि वे इसे जाने पहचाने स्थानों के साथ जोड़ते हैं जहां उन्हें जल देखने उपयोग करने के लिए मिलता है। कुछ बच्चे जल के इस स्रोतों के बारे में कुछ वैकल्पिक अवधारणाओं के बारे में भी बात कर सकते हैं। उदाहरण कुछ ऐसी चीजें जहां बाल्टी, नल, घर या स्कूल में बनी हुई पानी की टंकियों को भी जल का स्रोत बता सकते हैं। बी आता है आपका वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं। विशिष्ट रासायनिक संगठन के कारण जल अपनी विशेषताओं जैसे अवस्था, रंग, स्वाद और ध्रुवणता के संदर्भ में सार्वभौमिक और अद्वितीय है। इस कारण यह विभिन्न वैज्ञानिक परिघटनाओं और सिद्धांतों का पता लगाने के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। बहुत कम उम्र में ही बच्चों को अपने दैनिक जीवन में जल में तैरने, डूबने, घुलने जैसे अनुभव मिलने लगते हैं। सी आता है आपका सांस्कृतिक पहलू। प्राचीन काल से विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों में विभिन्न अनुष्ठानों और रीतियों में जलाशयों, नदियों की पूजा और जल की भूमिका हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक दुनिया को प्राकृतिक दुनिया से जोड़ने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए उन्हें संवेदनशील बनाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। डी आता है पर्यावरण एक सरोकार। जल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सभी को जीवित रखता है, हमारे दैनिक कार्यों के लिए भी आवश्यक है, परंतु एक दुर्लभ और मूल्यवान संसाधन होने के कारण बच्चों को न केवल इसके प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत है बल्कि संरक्षण के लिए कार्रवाई करने के लिए उन्हें उपयुक्त कौशलों और प्रवृत्तियों से परिपूर्ण करने की भी आवश्यकता है।
ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले बच्चों को क्रियाकलापों के उद्देश्य से अवगत कराना, बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, सरल से जटिल अनुभवों पर जाना, विभिन्न क्रियाकलाप करने से बच्चों का सहयोग करना, योजनाओं में लचीलापन निहित हो, बच्चों के अनुभवों का उपयोग उनकी समझ बढ़ाने में करना, गतिविधियों के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्वयं के दृष्टिकोण को न थोपना। उसके बाद आता है आकलन। आकलन में सवालों का निर्माण, आंकड़ों का संग्रहण, अवलोकन का विवरण, भागीदारी और साथ में काम करना। उसके बाद आता है कैसा हो पर्यावरण अध्ययन का सीखना सिखाना। सीखने के अवसर बच्चों को न केवल अपने पर्यावरण को जानने में मदद करते हैं बल्कि उनके विभिन्न पहलुओं के आपसी संबंध को समझने में भी सहायक होते हैं। सीखने सिखाने की गतिविधि ऐसी हो जो बच्चों के स्तर के अनुसार उन्हें अपने परिवेश के साथ अंतरक्रिया करते हुए उनसे जुड़ने में प्रोत्साहित करना, जिससे बच्चों में जिज्ञासा, सृजनात्मकता और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित विभिन्न कौशलों का विकास हो सके। नंबर 1, गतिविधियों के निर्माण व संचालन का सारा दायित्व केवल हमारा नहीं है। बच्चों को गतिविधियों के उद्देश्य मालूम होना चाहिए ताकि उन्हें संचालित करने में भी उनकी सक्रिय भागीदारी हो सके। नंबर 2, प्रारंभ में ठोस अनुभव प्रदान करना, जटिलता कक्षा 3 से 5 के बच्चों के स्तर के अनुरूप बढ़ाना। नंबर 3, संसाधन जुटाना और गतिविधियों के आयोजन में सुझाव देने में सहायक हैं। नंबर 4, पाठ योजना और उनके क्रियान्वयन लचीलापन निहित हो। नंबर 5, बच्चों के अनुभव हमारी उम्मीद से परे लेकर आते हैं जो उन्हें बेहतर सीखने में मददगार हो सकते हैं। नंबर 6, किसी विचारधारा को बिना थोपे समीक्षा के अवसर देना जो विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक हो। गतिविधि को पूरा करने के लिए, पालन करने के लिए चरण, प्रमुख संकल्पनाओं के संदर्भ में इकाई का वर्णन, स्कूल और सुविधाओं, बच्चों को उनकी आवश्यकताओं सहित संदर्भ का वर्णन, पाठ के लिए सीखने के उद्देश्य लिखना, बच्चों से क्या सीखने की अपेक्षा करते हैं, ज्ञान कौशल मूल्य। नंबर 4, पाठ के उद्देश्यों के अनुरूप पाठ योजना निर्माण करना, सीखने के अवसरों के लिए आवश्यक संसाधन सूची, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि क्रम से देना, जेंडर क्लास समावेशी पहलुओं को एकीकृत करना, आवश्यक आकलन प्रारूप, प्राप्त किए जाने वाले सीखने के प्रतिफलों के अध्याय का मिलान। नंबर 1, टॉपिक। नंबर 2, कक्षा। नंबर 3, कक्षा में बच्चों की संख्या। नंबर 4, पाठ का विवरण। नंबर 4, सीखने के उद्देश्य। नंबर 6, संसाधन। नंबर 7, डिजाइन किए गए सीखने के अनुभव। और नंबर 8, सीखने के अभिष्ट परिफल। इसके बाद इसमें सारांश दिया हुआ है। पर्यावरण अध्ययन क्या, क्यों, कैसे। क्या में आपका पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और संकल्पना आ जाएगी, क्यों में पर्यावरण अध्ययन का कार्यक्षेत्र आ जाएगा और कैसे में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय आयाम आ जाएंगे। जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या है इसमें बाल केंद्रित, व्याख्यात और अंतर विषयक आ जाएगी आपकी। और जो शिक्षा शास्त्रीय आयाम है इसमें आपकी बाल केंद्रित पहुंच और कार्यनीति, संदर्भित संसाधन और अनुभव, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत मूल्यांकन। तो साथियों, इस तरह से काफ़ी सुंदर नोट्स इन्होंने बनाए हैं। आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए और इसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। और अगर आप किसी को इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप PDF को शेयर न करके इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको इसका पासवर्ड पता चल जाए, क्योंकि PDF पासवर्ड से ही खुलेगी। तो साथियों, PDF के पासवर्ड को मैं 2 बार बता चुका हूं, आप वीडियो में इसके पासवर्ड को देख लीजिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।